वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। देखिए, लोन मोरेटोरियम की मियाद 31 अगस्त को ख़त्म हो रही है। मार्च में पहली बार इसकी घोषणा हुई थी और फिर इसको मई में एक्सटेंड किया गया था। तो कुल 6 महीने तक की आपको फैसिलिटी थी कि आप चाहें, जिन्होंने लोन ले रखा है, होम लोन, कार लोन, ऑटो लोन टाइप में, कि भाई आप चाहें तो अपना EMI ना भरें। तो ये छुट्टी मिली थी, छूट नहीं मिली थी। अब इसकी मियाद ख़त्म हो रही है, तो इस पूरे दौरान अगर आपने लोन मोरेटोरियम का फ़ायदा उठाया है तो आपका जो EMI में इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो आपके प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग में ऐड हुआ है और अब उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो मतलब आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे ही अगस्त ख़त्म होगा आपको वापस EMI भरना होगा, शुरू करेंगे आप ये सब काम। तो अब आपके सामने ऑप्शन क्या है, क्योंकि हालात बहुत बदल गए हैं। अब ऐसे हालात में आप EMI बढ़ा सकते हैं, टेन्योर बढ़ा सकते हैं। EMI बढ़ाएंगे तो कितना एक्स्ट्रा देंगे, टेन्योर बढ़ाएंगे तो कितना एक्स्ट्रा भर रहे हैं आप। क्या आपके सामने ये विकल्प है कि इन 6 महीने या 3 महीने जब तक भी आपने ये फायदा लिया है उसकी जो पूरी रकम इकट्ठे बैंक को दे दी जाए और बोले चलो वापस जो EMI थी उतनी चालू करो। इसके अलावा बहुत सारे लोग पुराने होम लोन रेट पर होंगे, नया जो रेट है वो सस्ता है। तो क्या ये ऑप्शन आपके पास है कि स्विच कर लो नए रेट में? क्या बैंक आपकी बात मानेगी? अगर हाँ तो फिर प्रोसीजर क्या है, कॉस्ट क्या है, कितना बचाएंगे अगर आप नए रेट पे स्विच करते हैं? तो जिन्होंने क्रेडिट कार्ड का ड्यू नहीं भरा है इन पिछले बीते कुछ महीनों में, उनके सामने कोई ऐसा विकल्प है जहां पर उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाए, उनकी EMI थोड़ी कम हो जाए? इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे और इसलिए ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं क्रेडिट काउंसलर और रिटायर्ड बैंकर VN कुलकर्णी सर, जो इस क्षेत्र के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुलकर्णी सर, वक्त निकालने के लिए। स्वागत है आपका BLD पर। थैंक यू। पहला सवाल है सर आपसे हाँ जी। कि जब ये फैसिलिटी की घोषणा की गई थी लोन मोरेटोरियम के लिए, हाँ जी। तो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था उस वक्त। लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसका फ़ायदा उठाना है। और अब जब ये इसकी मियाद ख़त्म हो रही है, इसका टेन्योर ख़त्म हो रहा है, आपको आइडिया है कितने लोगों ने इस फैसिलिटी को का फ़ायदा उठाया है? करीबन 35% लोग जो है जिन्होंने लोन लिया है, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड डेट वगैरह, 35% लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है और जो मोरेटोरियम में ले लिए हैं। पहले 2 महीने के लिए था, उसको बढ़ाकर अगस्त तक कर दिया है। तो जी। अभी अगस्त 31 को ये एंड होने वाला है और हाँ। जब एंड हो जाएगा तभी वापस बैंक वालों ने पूछेंगे कि भाई हमारा इंस्टॉलमेंट दे दीजिए। लेकिन 2 चीज़ है इसमें। एक, जी। जो जिन्होंने लिया है उनका डिमांड चल रहा है कि उसको बढ़ा दिया जाए। बैंकर्स बोल रहे हैं इसको मत बढ़ाइए, क्योंकि उनके ऊपर जो बोझ है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी क्या डिसीजन लेंगे वो मेरे ख्याल से 15 या 20 दिन में मालूम हो जाएगा। तो जिन्होंने इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाया था कुलकर्णी सर, अब उनको लोन वापस देना है, अब चुकाना है। 6 महीना आपने EMI नहीं दिया, लेकिन इसमें जो भी आपकी EMI का इंटरेस्ट कंपोनेंट था वो आपके प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग में ऐड हो रहा था, करेक्ट? हाँ, राइट। अब हालात बहुत बदल गए हैं पिछले 6 महीने में। हाँ, कुछ लोगों की आमदनी कम हो गई है, किसी की एकदम चली गई है, किसी की आमदनी पहले की तरह चल रही है। राइट। अब ऐसे में ये 3 अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने लोन मोरेटोरियम का फायदा उठाया। कैसे ये डील करेंगे इससे? ऑप्शंस है उनके पास जो कैसे वापस करने के लिए। इनको 3 तरह के ऑप्शन से 4 तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। एक तो लोन टेन्योर को एक्सटेंड कीजिए। ओके। दूसरा ऑप्शन है एक वन टाइम पेमेंट। जिसके पास पैसा है, भाई अभी वो सोच रहे थे कि मेरे पास कैश होना चाहिए इसलिए मैं मोरेटोरियम में गया हूँ, तो तुरंत उनको पैसा देंगे तो एक बर्डन कम हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि EMI जो है, जितने EMI पोस्टपोन किए थे, मान लीजिए कि 6 EMI आपने पोस्टपोन किया है, वो सारे के सारे EMI 6 महीने का दे दीजिए।
ताकि पहले जैसा ही गाड़ी चलेगा। और चौथा ऑप्शन जो है, स्विच द लोन टू लोअर रेट। अब काफ़ी बैंकों ने रेट कम कर दिया है। मान लीजिए कि आपने हाउसिंग लोन लिया है एक 50 लाख रुपया 8.5% के ऊपर। कई बैंकों ने आज 6.85 से लेकर 7% तक लोन दे रहे हैं। तो जी। इसमें हम लोग बहुत सारे जो स्विच करेंगे तो उसमें बचा सकता है, आपका ईएमआई कम हो सकता है। जो अभी इंटरेस्ट लगाकर आपका ईएमआई बढ़ रहा है उसको कम कर सकते हैं। तो तो इसके हाँ जी, आपने जो ये 4 ऑप्शन बताए हैं, चारों में आप क्योंकि एक्सपर्ट हैं, आप इतने साल बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए थे, आपके हिसाब से चारों में बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हर एक आदमी का जो पोजीशन है वो अलग अलग होता है। किसी का नौकरी चला गया है तो अभी पैसा नहीं दे रहा है, उसका क्रेडिट स्कोर जो है, क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो बता रहा है कि आपका 6 महीने से मोरेटोरियम में पड़ा है, आपने नहीं दिया है। तो बैंक एक्सटेंड करेगा कि नहीं, ये हर एक बैंक के पॉलिसी के ऊपर है। अभी तक किसी ने डिसाइड नहीं किया है कि मोरेटोरियम जिसने लिया है उनको एक्सटेंशन दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो ये बैंक के पॉलिसी के ऊपर हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि भाई पैसे है आपके पास और आपका नौकरी चल रहा है, तो आपका जितना भी ज़्यादा अभी पेंडिंग है वो दे दीजिए और छुटकारा पाइए और पहले जैसे गाड़ी शुरू होने दीजिए। और कुछ लोगों का ऐसा भी है, पैसे है लेकिन इमरजेंसी में खर्चा हो गया, किसी को हॉस्पिटल में डाल दिया, 10-15 लाख रुपया का खर्चा हो गया है, तो उनके पास पैसा नहीं है। तो केस टू केस ये डिफरेंस होगा। हर एक केस में एक नॉर्मल स्टैंडर्ड बनाकर हम नहीं बोल सकते कि भाई हाँ ये दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। तो हर एक केस को देखना पड़ेगा और उसके मुताबिक हर एक आदमी ने अपना अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, तो अगर स्विच करने का कोई ऑप्शन करता है कि जो मैं नए रेट पे स्विच कर जाऊं, हाँ जी, 2 ऑप्शन है, या तो उसी बैंक में करो या फिर दूसरे बैंक के पास जाके सही है। अपना लोन लेके जाओ। सो अगर बैंक के अंदर ही ये सुविधा को या स्विचिंग वाले ऑप्शन को वो चाहता है एक्सरसाइज करना, हाँ। सो एक तो वक्त कितना लगता है, प्रोसीजर क्या होता है और एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या होता है सर इसका? उसी बैंक में स्विच करना होगा तो बहुत आसानी से होगा, क्योंकि आपका हिस्ट्री और आपका रिकॉर्ड, पूरा रिकॉर्ड बैंक के पास है। ज़्यादा कुछ बैंकों ने कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस लेते हैं, स्विचिंग चार्जेस उसको कहते हैं। 1% to 2% बैंक चार्ज करती है कि अमाउंट के ऊपर। हाँ। और उसके बाद प्रोसेस करके ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन या 1 महीने के अंदर वो प्रोसेस हो जाता है। यदि आप दूसरे बैंक में जाएंगे तो पहले से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वो रिकॉर्ड मंगवाएंगे, क्रेडिट हिस्ट्री देखेंगे कि आपका और कितना लोन है बाकी, आपका आमदनी कितना है, आप दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। फिर उसका वैल्यूएशन हो जाएगा। उसके बाद में सर्टिफिकेट, लॉयर सर्टिफिकेट ले लेंगे कि टाइटल क्लियर है कि नहीं है। फिर आपको प्रोसेसिंग चार्जेस देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे, इंस्पेक्शन होगा। तो कम से कम 2 महीने तक लग जाएंगे दूसरे बैंक में जाएंगे तो उसी बैंक में स्विच करना एक अच्छा तरीका है। और बेस्ट वे उसी बैंक में जाकर रिक्वेस्ट करना कि मुझे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप इसको कन्वर्ट करके दे दीजिए। तो सर आपके एक्सपीरियंस में क्या लगता है कि बैंक बड़ी आसानी से मान जाते हैं स्विच करने की बात? हाँ, तो स्कीम है ना, काफ़ी बैंकों में स्कीम है कि स्विच कर सकते हैं। तो मतलब मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंगल से देख रही हूँ कि मेरा कोई कस्टमर है जो 8.5% के इंटरेस्ट पे उसने लोन लिया हुआ है। हाँ जी। और मैंने नया लोन जो दिया है वो 7.5% के इंटरेस्ट पे दिया है। हाँ जी। तो मैं क्यों स्विच करवाऊं 8.5 को 7.5 पे? तो इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ। 50 लाख रुपए का आपने हाउसिंग लोन लिया होगा, तो 8.5% के ऊपर 20 साल के लिए आपका ईएमआई बनता है 43,391। अब आप स्विच करेंगे 7% या 7.5% के ऊपर,
तो आपका ईएमआई जो है 40,280 पड़ेगा, यानी हर महीने आप 3,111 रुपये बचा पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपने जो खर्चा किया है प्रोसेसिंग चार्जेस के ऊपर, वो आपका 1 साल के अंदर ही रिकवर हो जाएगा, शायद उससे कम, क्योंकि 2% जो है परसेंटेज, तो इतना नहीं बन पाएगा वो। तो मेरे ख्याल से स्विच करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। नहीं, कस्टमर के लिए आसान हो जाएगा, कस्टमर तो चाहेगा स्विच करना सर। जरूर जरूर जरूर। लेकिन बैंक की मैं बैंक के एंगल से आ रही थी। बैंक का अभी बैंक देखिए, आपको अच्छे कस्टमर हो, आपका क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छा है, तो कस्टमर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हर बैंक को अच्छे कस्टमर चाहिए। कुछ बैंकों में आपको मैं बताऊं, जिसका क्रेडिट स्कोर 730 के ऊपर या 740 है, उनको 6.85 पे दे रही है बैंक। 7.5 तो बहुत दूर रह गई। जिसका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, वो बैंक खुद बुलाकर कहती है कि मैं आपको हाउसिंग लोन दूंगा 6.85% पे। तो देख लीजिए कि वही अच्छा है ना, कि 8.5% का आपका लोन है, आप 7% से भी नीचे दे रहे हैं, तो कितना आप सेव कर सकते हैं। तो आप एक सलाह ये है कि जो लोग पुराने रेट पर हैं वो स्विच कर ले नए रेट पे, और विद इन बैंक करे, और बैंक आपके मुताबिक इजीली ये चीज प्रोसेस कर सकती है, कर देती तो है। कस्टमर को देखना पड़ेगा, पहले अप्रोच करके रिक्वेस्ट करना पड़ेगा बैंक में जाकर कि मेरा लोन जो है बहुत कॉस्टली हो गया है, आप स्विच करके दे दीजिए, नहीं तो दूसरा बैंक दे रहा है। ओके, तो वो स्कीम होगा तो बैंक जरूर आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आप एक अच्छे कस्टमर हो। क्योंकि दूसरा कस्टमर ढूंढने में बहुत तकलीफ होता है बैंक को। जो अच्छे कस्टमर है उनको नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो जरूर दे देंगे आपको। ओके, ऑलराइट सर। जिन्होंने लोन मॉरेटोरियम का फायदा उठाया था, उनकी अगर आप एक एग्जांपल देके अगर बता सके कि उनकी ईएमआई कितनी ज्यादा बढ़ जाए। उनके पास 2 ऑप्शन है, ईएमआई बढ़ेगी या फिर उनका टेन्योर बढ़ेगा, करेक्ट? बराबर है। टेन्योर उसमें इस तरह से बढ़ेगा कि 2 ऑप्शन है, एक तो टेन्योर बढ़ा दीजिए या तो ईएमआई बढ़ा दीजिए। टेन्योर आप बढ़ाएंगे, आप अभी 3 इंस्टॉलमेंट्स आपने नहीं दिया मान लीजिए, और आपने अभी 20 साल के लिए लोन लिया है और 19 साल और भी बाकी है आपके, तो इसमें आपके 3 ईएमआई के वजह से 11 महीने का टेन्योर बढ़ जाएगा आपका। ओके। हाँ, तो एडिशनल बर्डन जो है करीबन 4.5 लाख रुपया आपका एडिशनल बर्डन हो जाएगा। वाह। यदि आपका 10 साल का टेन्योर है, यानी 20 साल का लोन आपने लिया था, पैसे दे दिया आपने, अभी बाकी 10 साल आपको पैसा भरना है, तो उसमें आपका टेन्योर जो है 4 महीने से बढ़ेगा और 1.5 महीने से आपका बर्डन बढ़ जाएगा 1.5 लाख रुपए से। 1.5 लाख रुपए। हाँ, तो कितना ज़्यादा आपका लोन बाकी है पीरियड, उसके मुताबिक आपका बर्डन बढ़ जाएगा और टेन्योर भी बढ़ जाएगा। यदि आप ईएमआई बढ़ाना चाहते हैं जी, तो वो भी एक सहूलत है आपके लिए। जी। तो उसमें क्या होगा, 20 साल का लोन है 50 लाख का, तो उसको आप चाहते हो कि भाई आप इसका ईएमआई बढ़ा दीजिए। फिलहाल आप 50 लाख के ऊपर 43,391 दे रहे हैं। यदि आप ईएमआई बढ़ाने को कहते हैं बैंक को, तो ईएमआई नया ईएमआई हो जाएगा 44,320। ओके। और टेन्योर भी बढ़ जाएगा, इसके वजह से 254 मंथ्स हो जाएगा 20 साल का, इंस्टेड ऑफ 240 मंथ्स। तो इसमें बर्डन कितना बढ़ेगा? बर्डन 6 लाख रुपया और देना पड़ेगा आपको, ईएमआई बढ़ाएंगे। सर जब ईएमआई बढ़ाएंगे तो टेन्योर क्यों बढ़ेगा सर यहाँ पे? हाँ, ईएमआई बढ़ाएंगे तो टेन्योर नहीं बढ़ेगा, सही है आपका। तो क्योंकि 44,000 आप दे रहे हैं, तो टेन्योर 20 साल का 20 साल ही रहेगा। राइट। लेकिन ओवरऑल आपका जो बर्डन है 20 साल में,
6 लाख रुपए ज़्यादा हो जाएगा। 6 लाख रुपए ज्यादा हो जाएगा। ओके। हाँ। तो सर फिर क्या करना चाहिए किसी को? अभी सर देखिए, टेन्योर बढ़ाए कि नो जिसके EMI बढ़ाए? पास बिल्कुल अभी रास्ता नहीं है और नौकरी है, मैं देना चाहता हूँ, तो 2 रास्ते मैंने बताया। एक तो टेन्योर बढ़ाइए या तो EMI बढ़ाइए। टेन्योर बढ़ाएंगे तो आपका 4.5 लाख रुपया, मान लीजिए कि 19 साल बाकी है देने का पैसा, तो 4.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा हो जाएगा। EMI बढ़ाएंगे तो 20 साल का आपका पीरियड बाकी है, तो 6 लाख रुपया बर्डन बढ़ जाएगा। तो हर एक आदमी अपना अपना हिसाब लेना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा मेरे लिए अच्छा है। ऑलराइट, ये तो बहुत ही अच्छा। अगर ये ऑप्शन देगा बैंक क्या कि आपका जितना बढ़ा हुआ एक्स्ट्रा अभी जो जुड़ गया है उसको एक बार पे कर दो और जितना टेन्योर था, जितनी EMI थी, उतना चलाते रहो। हाँ, तो दे सकते हैं ना, वही अच्छा है। मैंने पहले ही बताया आपको कि जितना आपने स्किप किया है वो EMI भर के आप मुक्त हो जाओ और पहले जैसे ही गाड़ी चालू रखो। सर आपने ऑप्शन बताया कि जो होम लोन बोरोअर है उनके पास 2-3 ऑप्शन मिलेंगे उनको इस तरीके से अपना लोन चुकाने का, या जो EMI उन्होंने नहीं दिया है उसको चुकाने का। जो क्रेडिट कार्ड ड्यूज जिनके थे और उन्होंने लोन मॉरेटोरियम का फ़ायदा उठाया था, उनको भी ऐसे ही कुछ ऑप्शन मिलेंगे या फिर उनके पास उनके पास क्या ऑप्शन होंगे? बेसिकली जरूर ऑप्शन होंगे उसके लिए भी। एक जो ड्यूज है उसको बैंक के स्कीम होगा, सभी बैंकों में नहीं है लेकिन कुछ बैंकों में है, उसको EMI में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके। इसका एक फ़ायदा है कि जब आप लोन करके कन्वर्ट करते हैं तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 16% से 18% तक हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप दे रहे हैं 24% से 30% रेट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो आप आसानी से इंस्टॉलमेंट्स में पैसे भर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि पूरे पैसे भर दीजिए। आपके पास पैसा होगा तो उस पूरा पैसा भरने से आपका इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये जो है, लेकिन ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, मिनिमम अमाउंट ड्यू इतना ही आप भरते जाएंगे तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री में उसका डिफ़ॉल्ट नहीं दिखाया जाएगा। मान लीजिए आपको देना है 5,000 रुपया, बैंक बोलती है कि आप सिर्फ 2% यानी मुझे 2% ही दे दीजिए 5,000 का। बहुत कम अमाउंट आ जाता है उसमें से, तो आप आसानी से उतना भर सकते हैं, लेकिन बाकी जो पैसा है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा, तो ये बहुत महंगा हो जाता है। तो काफ़ी लोगों ने डेट ट्रैप में इसीलिए गए हैं कि क्रेडिट कार्ड ड्यूज मिनिमम अमाउंट भरते गए और उसमें से रेट कम ही नहीं होता है, तो इसके वजह से उनके लिए काफ़ी दिक्कतें आ गई हैं। तो ये ऑप्शन अच्छा नहीं है। पहले 2 ऑप्शन है वो यूज़ करना चाहिए क्रेडिट कार्ड ड्यूज के लिए। लेकिन जो बैंक, आपने कहा कुछ बैंक ही ये फैसिलिटी देते हैं कि वो EMI में कन्वर्ट कर सके इसको, तो जो लोग वैसे बैंक के कस्टमर होंगे जिनके पास उन बैंकों का क्रेडिट कार्ड होगा जो ये फैसिलिटी नहीं देते हैं, वो तो फंस जाएंगे। नहीं, जिसका किस बैंक में है ना उसमें हो जाएगा ना। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ यहाँ पे। आई विल रिपीट, मुझे क्लैरिटी आप थोड़ा दीजिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, उसका 10,000 रुपये या 50,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था और मैंने ये 6 महीना वो नहीं भरा। हाँ। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं बैंक के पास जाके बोलूं कि इसको लोन में कन्वर्ट कर दो। बैंक यदि आपके पास आप मान लेंगे तो बैंक आपका EMI में कन्वर्ट करेंगे। वो पर्टिकुलर पोर्शन जो है जितना आपने नहीं भरा है उसको लोन माना जाएगा। और उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे वो? 16% से 18% तक हो जाएगा। अगर कन्वर्ट नहीं करवाते हैं तो 25 से 30% का ऑलमोस्ट लगता है। कन्वर्ट नहीं करवाते हैं तो उतना हो जाएगा। अच्छा सर, दूसरा सवाल यहाँ पे, ये कई जगह मैंने पढ़ा कि जो लोग भी जिन्होंने लोन लिया हुआ है, हाँ जी, वो अगर उनका मार्जिनल बेस्ड लेंडिंग रेट पर उनको लोन मिला हुआ है, उनका इंटरेस्ट रेट है,
वो लोग कन्वर्ट कर ले उसको रेपो रेट लिंक्ड लेंडिंग रेट से। राइट। तो पहली बात, इसका ये कन्वर्जन का फायदा क्या होगा, और दूसरी बात, क्या एग्जिस्टिंग बोरोवर वो इसको, अगर जिनका पहले से मार्जिनल बेस्ड लेंडिंग रेट था, वो कन्वर्ट करवा सकते हैं अपने लोन को? कन्वर्ट करवा सकते हैं। ऐसा स्कीम आया था, जैसे रिजर्व बैंक ने खास करके हाउसिंग लोन वालों के लिए या ऑटो लोन के लिए, रिटेल लोन के जो है उनके लिए एक स्कीम आया था कि आप एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट से आपका लेंड जुड़ा जाए। क्योंकि रिजर्व बैंक का ये कहना है कि मैं रिपो रेट कम कर रहा हूँ, आप इसको पास नहीं कर रहे हैं लोगों को, तो रेंट तो कम करना पड़ेगा आपको। तो रेट कम नहीं करेंगे तो उसका फायदा क्या है? तो इसलिए रिजर्व बैंक ने कहा कि आगे जाकर बैंकों में स्कीम ऐसा आना चाहिए जो इट इज लिंक्ड विद द रिजर्व बैंक रेट्स। तो रिपो रेट कम होते जा रहे हैं और बैंकों के रेट कम नहीं हो रहे थे, इसके लिए उन्होंने एक्सटर्नल रिलेटेड बैंक रेट जी, तो रिपो रेट, मोस्ट ऑफ द बैंक्स ने क्या किया कि रिपो रेट से लिंक शुरू कर दिया है। आप देखेंगे तो बैंक दो तरह के रेट अनाउंस करते हैं, एक MCLR, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट। वहाँ पे हिसाब करना बहुत थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करने के लिए भी टाइम लगेगा, तो उसमें काफ़ी उनका कॉस्ट जो होता है वो सब ऐड करके रेट फिक्स करते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि आपका बेस रेट जो है वो रिपो रेट से करेंगे, लिंक करेंगे, और वो एक्सटर्नल लिंक्ड बैंक रेट बोलते हैं। तो हाउसिंग लोन के लिए मोस्टली सभी बैंकों ने ऐसे रेट अभी अनाउंस कर रहे हैं और लिंक भी कर रहे हैं। ऑप्शन दिया गया था सारे कस्टमर्स को कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इस रेट से आपका लोन कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक ये ऑप्शन भी है बोरोवर्स के पास कि वो इसको अगर वो मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट पर है तो उसको स्विच करके रेपो रेट लिंक्ड लेंडिंग रेट पे कर ले। ओके, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर सर, RBI ये सरकार ये कह रही है कि भाई या तो ये लोन मॉरेटोरियम को बढ़ाया जाए मियाद, या फिर ये वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है। ये वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग रिटेल लोन के लिए है या फिर ये उनके लिए नहीं है? रिस्ट्रक्चरिंग की जब बात आती है तो काफ़ी कॉरपोरेट लोन्स होते हैं, लोन्स टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, MSME कहते हैं आजकल हम लोग, तो उनके लोन के लिए रिस्ट्रक्चरिंग होता है। ओके। तो जब रिस्ट्रक्चरिंग हम लोग करते हैं तो उसमें दिक्कतें क्या है, कभी ये प्रॉफिट कर सकते हैं, ये सब पॉइंट्स देखकर उनको टाइम पीरियड दिया जाता है, या कुछ आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो है उसको लोन में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे क्या है कि इंडिविजुअल लोन्स है रिटेल लोन में, तो रिटेल लोन में मोरेटोरियम कहते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग तो काफ़ी इसमें लागू ज़्यादा नहीं लागू होता है। तो बड़े लोन के लिए यानी कॉर्पोरेट लोन्स, MSME लोन, ऐसे लोन के लिए रिस्ट्रक्चरिंग करने के बाद अभी RBI कर रही है। ओके। हाल में साथ साथ में और भी एक बात चल रहा था कि मोरेटोरियम जो है खास करके रिटेल लोन वालों के लिए वो भी बढ़ा दिया जाए। ओके। अब सवाल ये होता है कि जब मोरेटोरियम बढ़ जाएगा तो लोगों को लेना चाहिए कि नहीं? एब्सोल्युटली। तो दैट इज ए बिग क्वेश्चन। अभी मोरेटोरियम वापस लेंगे दोबारा तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम यही होगा कि उनका बर्डन जो है वो बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो इसके वजह से आपका टेन्योर बढ़ सकता है या EMI बढ़ सकता है। तो हर एक आदमी अपना अपना कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो देखकर एक डिसाइड करना चाहिए कि मुझे लेना है कि नहीं। और बैंक वाले चाहते हैं कि मोरेटोरियम नहीं बढ़ा दें, क्योंकि उनका दिक्कत ये है कि यदि मोरेटोरियम बढ़ जाता है, बर्डन बढ़ जाता है, तो लोग दे नहीं पाएंगे और हमारा NPA बढ़ जाएगा। एक आखिरी सवाल, हर एक्सपर्ट कहता है और खासकर अभी के माहौल में ये बात अभी ज़्यादा सोचने वाली है कि ऐसा कोई भी एसेट
जहां पर आपने निवेश किया हुआ है और वो आपको आपके लोन का जो इंटरेस्ट रेट है हाँ उससे कम कमाई करके दे रहा है अगर, हाँ तो वैसे निवेश का पैसा निकालिए और लोन को रीपे कर दीजिए। लेकिन ऐसा है ना, जो पैसे हम लोग बचा के रखते हैं वो जी। मोस्टली इमरजेंसी के लिए लोग बचा के रखते हैं। अगर इमरजेंसी का प्रोविजन किया हुआ है पहले से तो सर, हाँ, तो सवाल ही नहीं उठता है। आप मान लीजिए कि कितना मेरा खर्चा होने वाला है, कितना इमरजेंसी के लिए मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकता है, उसने उसके लिए कुछ सब बंदोबस्त करके रखा है, इंश्योरेंस जी। पॉलिसी है आपके पास, तो जी। बेटर ये रहेगा कि डेट फ्री रहिए आप। तो टेंशन नहीं होगा, डेट फ्री रहेंगे तो क्यों इंटरेस्ट क्यों भरे हम लोग। ये लोगों की सोच होती है कि इससे आप टैक्स भी तो बचाते हैं, ये भी तो फायदा होता है, आप उसको नहीं फैक्टर इन करते हैं टैक्सेस जब calculation बचाने करते के हैं। लिए लोन क्यों लेना चाहिए। आपके दूसरे भी ताकतें हैं, एटीसी के अंतर्गत जो इन्वेस्टमेंट करते Exactly. हैं, आपका पूंजी भी बढ़ जाएगा, आमदनी भी बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। उसके लिए लोन क्या जरूरत है। हाउसिंग लोन लेते हैं लोग इसके लिए कि भाई टैक्स बच जाएगा, उसका इंटरेस्ट के ऊपर छूट मिल जाएगा। ये मेरे ख्याल से इट इज़ ए मिसनोमर है। बहुत शुक्रिया कुलकर्णी सर इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए। आई एम श्योर जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओह यस, ओके, थैंक यू। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखिए, मोरेटोरियम 31 अगस्त को ख़त्म हो या उसके बाद 1 या 2 महीने एक्सटेंड होने के बाद ख़त्म हो, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। आपके सामने विकल्प क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए, कैलकुलेशन सही होने चाहिए, जिससे आपको समझ में आए कि कौन सा ऑप्शन लेने पर आपको कम बोझ आपके सर पे पड़े। तो ये सारे ऑप्शन मैंने कुलकर्णी सर ने इनफैक्ट इस पूरे वीडियो में आपको बताए हैं। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि देखो, कर्ज जैसा भी हो जितनी जल्दी उतार सकें उतना बेहतर है। यहाँ के सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे कोई कर्ज ना हो। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कोई डाउट है तो आप वो भी लिखिए। मैं कुलकर्णी सर से जवाब लेकर आपको देने की कोशिश करूँगी। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए ना, सोच के आ रहे हैं। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का अलर्ट मिल जाए। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पे। आप सबको बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।